हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे फिर से लेसन नंबर 1 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो जो लेसन नंबर 1 था वो हमारे पास था इनकम, सोशल इंश्योरेंस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इनकम के टॉपिक को तो मैं ऑलमोस्ट अब खत्म कर चुका हूं, जहां पे हमने इनकम को भी समझा, इनइक्वालिटी को भी समझा, कोजेस भी समझे और कैसे करेक्ट कर सकते हैं वो चीजें भी समझी। तो ये टॉपिक तो हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सोशल इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्या होता है और कैसे लोग जो है वो इंश्योरेंस करवाना पसंद करते हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो जो कंसेप्ट है हमारे पास वो क्या है? सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम। अब ये समझते हैं, पहले समझते हैं इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। हम सब जानते हैं कि हम सब जो है वो अलग अलग टर्म्स पे जो क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, फिर बहुत सी चीजें बाय करते हैं। जैसे मैंने बात करी भी थी जब मैं इंश्योरेंस को समझा रहा था, है ना। हम लोग जो है वो अलग अलग चीजें यूज करते हैं। अब देखो, जैसे कि सबसे पहले लोग अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते थे, फिर ज्यादा हो गया तो हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते थे। क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये था कि भाई जो पर्सन इनकम जनरेट कर रहा है उसका लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी होता है। इसका मेन रीजन ये कि अगर उसको कभी भी कुछ हो गया, भगवान ना करे कभी कुछ हो गया, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो फैमिली के ऊपर आएगी उसे कौन बियर करेगा, उसके लिए उसका जो है इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा हमने क्या देखा, हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हेल्थ में दिक्कत आ गई फैमिली में किसी को भी या फिर उस पर्सन को ही, तो अगर उसका कवर नहीं होगा तो सारी की सारी सेविंग जो है ना या तो उड़ जाएगी, और अगर सेविंग है ही नहीं तो उसे लोन लेना पड़ेगा उस हेल्थ को या फिर इलाज के लिए, जो भी से कोई भी दिक्कत हुई है। ठीक है, तो इसलिए दो इंश्योरेंस हम काफी कंपलसरी मानते हैं, एक जो सेल्फ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली का। इसके अलावा भी हम डिफरेंट टाइप्स के इंश्योरेंस करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई व्हीकल ले रहे हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे वो गाड़ी हो, ठीक है, हम जो है वो उसको इंश्योर करके चलते हैं। कल को अगर उसके साथ कोई भी दुर्घटना हुई है ना, सपोज करो कि आपके पास भाई मस्त 1.5-2 लाख रुपए की बाइक, लेकिन आपने ठोक दिया किसी मर्सिडीज को, ठीक है, लेकिन अब मान लो वो तो आपसे वही पैसे लेने आएगा, वो तुम्हारा पैसे रिकवर करेगा, तो वो कैसे रिकवर करेगा? आपने तो एक्सीडेंट कर दिया। अब आपकी बाइक की वैल्यू इतनी नहीं है जिससे वो पूरा अगर बेच भी देना तब भी खर्चा नहीं निकलवा पाएगा उस चीज का। तो ऐसे केस में ना इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं क्लेम करती है चीजों को, है ना, तो वो पैसे देती है। तो इसलिए इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो व्हीकल का हो, चाहे बाइक का हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे हम बात करते हैं जब हम कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब तो बिजनेस के भी इंश्योरेंस होने लग गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वेयर हाउस में कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो कल को वहां पे कोई चोरी वगैरह ना हो जाए, ठीक है, आग वगैरह ना लग जाए, तो उन सारे नुकसान से बचने के लिए भी लोग जो है वो इंश्योरेंस करवा के चलते हैं। अब तो मैंने एक एग्जांपल और भी दिया था कि एग्रीकल्चर में भी जो हम खेती वगैरह करते हैं, फिर जो भी अनाज उगाते हैं उनका भी इंश्योरेंस होता है जब तक वो अनाज पूरी तरीके से हार्वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, तो उसका भी हम लोग क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवा के चलते हैं कि कल को और किसी भी तरह की फमाइन आई, ठीक, किसी भी तरह की सोशल दिक्कत आई, ठीक है, तो उसको हम कवर कर सकते हैं उस चीज के जरिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1 मिनट वेट करना, फिर डिस्कस करता हूँ आगे कंसेप्ट। चलो फिर अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि हम जो है जनरली जिस भी चीज में रिस्क लगता है ना, हम उन चीजों का इंश्योरेंस करवा के चलते हैं। इसमें अब एक और चीज मैंने नई एक चीज बढ़िया आ चुकी है इस दुनिया में कि हम जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, हम अलग अलग तरह के गुड्स यूज करते हैं, अलग तरह की टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, चाहे वो फोन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो स्मार्ट टीवी हो, चाहे वो लैपटॉप हो। अब सबकी जो है ना वो कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड वारंटी आने लग गई है कुछ एक्स्ट्रा प्राइस पे करके। तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से इंश्योरेंस ही हो गया उन पर्टिकुलर गुड्स के लिए। क्यों? कल को अगर कोई भी दिक्कत आई तो हो सकता है कि आपको वो गुड्स या तो रिप्लेस करना पड़ेगा या ठीक करने पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो उस चीज से अच्छा क्या है कि हम उसका इंश्योरेंस करवा के रखें या फिर एक्सटेंडेड वारंटी है उनकी, तो इमीडिएटली जो है कंपनी जो है वो कैसे भी करके उसे ठीक करके जाएगी, चाहे उसे रिप्लेस ही क्यों ना करना पड़े। तो वो सब जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कैसे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा अगर हमारे पास एक्सटेंडेड वारंटी होती है। तो ये सब फायदे होते हैं कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के। अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस चीज के बारे में, सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में, कि इंश्योरेंस जो है वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं जो गवर्नमेंट ने चलाए थे ताकि लोग जो हैं वो इंश्योरेंस करवा पाए। अब इंश्योरेंस लोगों की मर्जी है, चाहे तो वो गवर्नमेंट कंपनी से करवाते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से करवाते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। हाँ, जहाँ पे चीप रेट में अवेलेबल हो, कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है, कि प्रीमियम चीप रेट का हो, क्लेम रेट अच्छा हो, कि भाई जनरली लोगों को इजीली क्लेम मिल जाता हो, ऐसा ना हो क्लेम के लिए आपको बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं ऑफिस के, वो सब दिक्कतें ना हो। तो इन सब चीजों को देख के ना कहीं लोग जो है वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को चूज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब पहले यहां समझते हैं
तो गवर्नमेंट एक्शन सर्व एज इंश्योरेंस अगेंस्ट अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। तो गवर्नमेंट एक्शंस क्या बोलती हैं कि भाई हमें इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए अगर अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि उस चीज की वजह से हमारी लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं तो हमें उस चीज को लेके पहले ही इंश्योर्ड रहना चाहिए। अब जो अगला पॉइंट है हमारे पास, अभी कुछ स्कीम्स हैं जिनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। पहले से यहाँ पे देखो, सोशल सिक्योरिटी विच ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनकम लॉस कॉज्ड बाय डेथ और रिटायरमेंट। कि अगर किसी भी फैमिली में किसी तरह की मानो कोई दुर्घटना हो गई, किसी पर्सन की डेथ हो गई, उसकी रिटायरमेंट हो गई, तो हम जो है कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जिसके अगेंस्ट हमें क्या मिल जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा, फाइनेंशियली एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, जिसके जरिए हम जो है वो अपना फ्यूचर या तो रिटायरमेंट के बाद प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ना, बहुत सारे पीएफ होते हैं, पीपीएफ होते हैं, जिन लोगों की चीज़ें नहीं होती, मतलब पीपीएफ जिनको नहीं पता बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, है ना, पीपीएफ जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे होता है क्या है कि 2 जन इन्वेस्ट करते हैं। जो पीपल है उसकी सैलरी में कुछ हिस्सा कट जाता है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट होता है, कुछ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो सब है ना, एक इन फ्यूचर एक लंप सम अमाउंट जो है वो अच्छा क्रिएट हो जाता है, जिसको वो फ्यूचर में किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं। यही नहीं, लोग जो है वो अपने आप को इंश्योर्ड भी करके चलते हैं कि अगर कल को हेल्थ के मामले में कोई दिक्कत आ गई या हमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, तो उन चीज़ों के केस में भी ना इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। और उनका क्लेमेट भी काफ़ी अच्छा है, तो इजीली अब क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पर्सन किसी की जॉब चलेगी, अगर वो कमाने लायक नहीं बचा, ठीक है, फिर भी जिंदा है, क्योंकि अब देखो लाइफ इंश्योरेंस जब काम करेगा जब उसकी डेथ हो जाएगी, तब उसकी फैमिली को उसके बदले में इंश्योरेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर उसकी हेल्थ में कोई बहुत बड़ी मेजर दिक्कत आ गई है, तो उस टाइम पे भी तो क्लेम चाहिए किसी न किसी तरह का, ताकि वो उस टाइम पे भी अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाए। तो उन चीज़ों में भी इंश्योरेंस जो है काम आता है। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉसिंग जॉब। अगर हमने जॉब लूज कर दी है तो उसका इंश्योरेंस हम किस तरीके से करवाएंगे, इज प्रोवाइडेड विया अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। और वो कैसे मिलेगा, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, ठीक है, तो एक तरह से वो भी हो गया हमारे पास यहाँ पे कि भाई हमने इंश्योरेंस करवा रखी है, अगर हमारी जॉब लूज हो गई तो हम उस केस में भी इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि भाई अगर मान लो कभी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई या फिर किसी भी तरह से आपकी जॉब लूज हो गई, तो उस टाइम में आपको पैसा मिल जाएगा, इसी में भी बात कर रहा था। तीसरा, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिसेबिलिटी दैट एंड करियर। कई बार क्या होता है कि कोई मेजर डिसेबिलिटी की वजह से हमारा पूरा करियर खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पे भी इंश्योरेंस कंपनी बहुत मेजर उस पर रोल प्ले करती है। एक तो पहले ही लोग तकलीफ में होंगे जब उनका कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो वो चीज़, और फाइनेंशियल बर्डन एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है, जो एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि उस पर्सन ने उस तरह का अपना इंश्योरेंस करवा रखा हो जिसका उसे क्या मिल जाए, क्लेम मिल जाए, और जो वो क्लेम है फिर वो अपने करियर को आगे परस्यू करने के लिए यूज कर सकता है, या फिर अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए यूज कर सकता है। अगला पॉइंट क्या है, वर्कर्स कंपनसेशन विच ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वर्कप्लेस एक्सीडेंट। अब जो वर्कर्स कंपनसेशन है, अब ये भी एक स्कीम होती है किनकी, कंपनीज की या फिर फर्म्स की, ठीक है, जहाँ पे एक स्कीम होती है वर्कमैन कंपनसेशन स्कीम, कि अगर मान लो किसी भी वर्कर को किसी तरह की दिक्कत आ गई है, ठीक है, या फिर उसका मतलब कोई मशीन पे काम कर रहा है, वहाँ पे कुछ दुर्घटना हो गई, ठीक है, मशीन में हाथ चला गया, मतलब किसी भी तरह की दिक्कत आ गई, तो उस टाइम पे उस कंपनसेशन से उसे कंपनसेट किया जा सकता है। तो ये एक हो गया एक तरीका। इसके अलावा कुछ तरीके और हैं। एक तरीका और भी क्या है, मेडिकेयर विच ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम मेडिकल कॉस्ट इन ओल्ड लाइफ। अब मेडिकेयर है विच ऑफर्स प्रोटेक्शन, जो कहने क्या ऑफर करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं फ्रॉम मेडिकल कॉस्ट इन ओल्ड लाइफ। कि अगर कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा वृद्ध अवस्था में पहुंच चुका है, यानी कि अब जो है सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, तो उस टाइम पे ना बीमारियां कुछ ज़्यादा जल्दी होने शुरू हो जाती हैं, तो उस टाइम पे एक तरीका होता है कि भाई अगर मेडिकेयर या इंश्योरेंस करवा रखा है, ताकि जो भी खर्चा आएगा मेडिसिन वगैरह का तो वो कंपनी पे करेगी, तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है वहाँ से इंश्योर रहने का। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रन करती हैं। एक तो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने को लेके, दूसरा कि लोग अपने आप को फाइनेंशियल रिस्क में ना डालें, इसके लिए अलग तरह का इंश्योरेंस है कि कल को उन्हें कोई भी एक मेजर अगर प्रॉब्लम आती है तो इन तरीकों से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है। बट फर्क इन्हें पर उनके लिए इंश्योरेंस लेने पड़ेंगे जो काफ़ी चीप रेट में भी अवेलेबल होते हैं। अब एक बात ये भी समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी फिर किस तरीके से काम करती है, कि जब इतने सारे लोगों को इतना बड़ा कंपनी देना पड़ेगा पर प्रीमियम अमाउंट तो मिनिमल सा होता है, तो कैसे इंश्योरेंस कंपनी है। अब मैं एक लॉजिक वाली बात करता हूँ आप लोगों से, एक सिंपल से, और मान लो कि इंडिया में सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा हो, सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने। अब 1 करोड़ लोगों ने अगर मान लो 1000 रुपये का प्रीमियम है टर्म इंश्योरेंस का,
जो कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1000 रुपये के अंदर टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आपने कब करवाया है, जितनी जल्दी करवा लोगे उतना कम इंश्योरेंस का अमाउंट जाता है, उतना कम प्रीमियम जाता है। तो 1000 इंटू 1 करोड़ कितना हो गया, 1000 करोड़ हो गया। मतलब 1000 करोड़ जो है वो उस कंपनी के पास एक महीने में आ रहा है, क्योंकि ये पर मंथ जो है ना प्रीमियम जाता है 1000 करोड़। तो क्या सबके सब लोग एक साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी सबके साथ? ऐसा तो नहीं होता। इनमें हो सकता है कि 10% हो, 5% कोई प्रॉब्लम हो, तो कंपनी का ना इसी अमाउंट में से सिर्फ कुछ ही अमाउंट जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी रन करती है कि प्रीमियम छोटा छोटा लेंगी, लेकिन बहुत बड़े लार्ज अमाउंट से लेंगी, बहुत सारे लार्ज लोगों से लेंगी, लार्ज नंबर पॉपुलेशन से लेंगी, तो वो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। और जब वो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है तो उनमें सिर्फ हमें कुछ को ही कंपनसेट करना पड़ता है, क्योंकि ये सब ये मान चलते हैं कि सबको जो है एक टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंपनसेट करना क्या होता है, ईजी होता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी जो है वो काम कर रही होती है। और यही नहीं, अब एक बार 1000 करोड़ आ गया, इसको इन्वेस्ट भी कर सकती हैं अलग अलग फील्ड्स में, ठीक है, ताकि वो पैसा भी जो है मल्टीप्लाई होता रहे। अब आगे समझते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स हैव अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एम्प्लॉइज टेक पार्ट बाय बाइंग इंश्योरेंस। अब जो लोग जो हैं वो इंश्योरेंस करवाते हैं इंश्योरेंस को बाय करके विद पेरोल टैक्सेस। कैसे टैक्सेस को, पेरोल टैक्सेस और विद रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है लोग कहीं ना कहीं अपना इंश्योरेंस पे करते हैं। और आपको शायद पता भी होगा कि बहुत सारे केस में इंश्योरेंस लेने पर टैक्स रिबेट मिलता है, तो उसका बेनिफिट भी हम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं फ्रॉम ईदर देमसेल्व्स और देयर एम्प्लॉइज ड्यू टू देयर पेमेंट्स दे आर नाउ क्वालिफाइड टू कलेक्ट बेनिफिट्स इन द इवेंट ऑफ क्वांटिफिएबल इवेंट। और जिन लोगों ने अपना इंश्योरेंस करवा रखा होता है उन पर्सन्स को बेनिफिट मिलता है अगर उनके साथ कुछ भी ऐसी घटना हो जाती है, कुछ भी ऐसे इवेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी हो गई, एक्सीडेंट एट वर्क, कुछ भी हुआ, तो उन सारे केसेस में उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने प्रीमियम पे कर रखा था। अब आगे समझते हैं अंडरस्टैंडिंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को अब अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। तो इंडिविजुअल पे मनी टू एन इंश्योरर विच बी अ प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी। अब इंडिविजुअल जो है वो अपना मनी पे करते हैं किसी भी इंश्योरर को, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो। मैंने बता दिया कुछ चीजें देखी जाती हैं एक पर्सन जब कोई भी इंश्योरेंस लेता है कि भाई इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना पड़ रहा है, वो बाकी कंपनियों से कंपेयर भी करता है। दूसरा, सबका क्लेम रेट कितना अच्छा है, क्या क्लेम रेट लेने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं झेलनी, मतलब क्लेम करवाने के लिए इंश्योरेंस ज़्यादा दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती फैमिली वालों को या फिर खुद को। तो वो सब ये चेक करने के बाद एक पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस बाय करता है। तो चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी से करे चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी से करे, और दोज एक्टिंग ऑन देयर बिहाफ। और कई बार तो ऐसे होते हैं उनके बिहाफ पे भी कुछ लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स ने उनका इंश्योरेंस ले रखा होता है, कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस ले रखा होता है, या फिर सच एज एम्प्लॉयर्स ने ले रखा है अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस। ये सब जो है ना वो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है सिर्फ कुछ लोग जो है वो ज्यादातर मेजर ग्रुप का इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं कई बार उनके बिहाफ पे। The sums are referred to an insurance premium। और जो सम इकट्ठा होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास या फिर जो हम पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं, जिनके बदले हमें एक अच्छा खासा कवर मिलता है। वो डिपेंड करता है आपके इंश्योरेंस के ऊपर, क्योंकि हम जो है वो सारी कंडीशंस रीड करते हैं कि हमें कितना कितना क्लेम मिलेगा हर केस में। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप लाइफ कवर जो है वो 1 करोड़ का भी ले सकते हो, 50 लाख का भी ले सकते हो, 2 करोड़ का भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके प्रीमियम अमाउंट के ऊपर। क्योंकि जितना बड़ा आप अमाउंट रखोगे आपका प्रीमियम उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब अगला पॉइंट समझते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ इंश्योरर ऑफर इंश्योर्ड पार्टी और इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड सर्विसेज टू इंश्योर्ड पार्टी सच एज डॉक्टर्स और ऑटो रिपेयर शॉप इन सम अमाउंट। अब यहीं पे देखो इन एक्सचेंज, अगर समझ चलो इंश्योरर जब वो ऑफर करता है, ठीक है, कि भाई हम जो है वो कुछ ना कुछ पैसा रीइंबर्स बोलते हैं, रीइंबर्स इंश्योर्ड पार्टी और इंडिविजुअल हु प्रोवाइड सर्विसेज टू इंश्योर्ड पार्टी, मतलब ये कुछ ना कुछ सर्विसेज देते हैं इंश्योर्ड पार्टी को। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर्स को पैसा कब देंगे, जब हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा हो, ठीक है। ऑटो रिपेयर शॉप्स पे पैसा कब देंगे, जब लोगों ने जो भी वो व्हीकल परचेज करते हैं उनका इंश्योरेंस करवा रखा हो। या फिर बात करते हैं अब एरो टेक्नोलॉजीज हैं, अगर हम उनकी एक्सटेंडेड वारंटी में ले रखी है, इनके एक्स्ट्रा पैसा पे कर रखा है, तो उनमें किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होता है, इंश्योर होता है। तो उसका सारा क्लेम जो है वो कंपनी पे करती है कुछ ना कुछ अमाउंट में। अब अगला पॉइंट समझते हैं, पुटिंग द इंट्यूशन इनटू फॉर्म द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मॉडल, कि लोग जो है वो किस तरीके से लेना पसंद करते हैं। यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो EU है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी 1 - P मल्टीप्लाई में U कंजप्शन विद नो एडवर्स इवेंट।
कंजप्शन कर रहे हैं, किसी भी एडवर्स इवेंट नहीं है इस केस में, ठीक है। और एक होता है प्लस में हमारा P इंटू यू, यू का मतलब यहाँ पे क्या है, कंजप्शन विद एडवर्स इवेंट, कि कुछ एडवर्स इवेंट है लोग फिर भी कंजप्शन कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को समझते हैं एक बार फटाफट। अकॉर्डिंग टू एंटिसिपेटेड यूटिलिटी थ्योरी, जो हम ये बात कर रहे हैं ये हमारी होता है फॉर्मूला यूटिलिटी थ्योरी का, पीपल विल विश टू कंप्लीटली इंश्योर देमसेल्फ इन ऑर्डर टू इक्वलाइज कंजप्शन अक्रॉस ऑल नेशंस व्हेन प्राइस आर सेट एंड एक्चुअली फेयर लेवल। मतलब लोग जो है वो जनरली अपना इंश्योरेंस करवाना पसंद करते हैं अगर प्राइस जो है नेशन के अंदर क्या है, एक अच्छा फेयर लेवल चल रहा है, कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो रही है, ठीक है। देयरफॉर इवन व्हेन इंश्योरेंस इज प्राइसी, पर कई बार ये भी होता है कि लोग इंश्योरेंस, मतलब कुछ लोग है ना बहुत ज्यादा रिस्क अवर्स होते हैं। अभी बात करूंगा मैं, दुनिया में ना 3 तरह के लोग होते हैं, एक मॉडरेट रिस्क लेने वाले, एक रिस्क लविंग और एक रिस्क अवर्स। अब रिस्क अवर्स वो लोग होते हैं जिनको रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि जिनको रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता वही जो है वो अपना हर तरह का इंश्योरेंस करवा के चलेंगे ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की, और मैं मानता हूँ कि अच्छी बात होती है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट काफी अच्छा है क्योंकि सिक्योर रहते हैं, अपने आप को हर तरीके से सिक्योर रखते हैं कि हेल्थ को कोई दिक्कत आई तो चलो भाई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर देगी, ठीक है। लाइफ को कोई दिक्कत आई तो वही बात है ना, एक ऐड आती है एलआईसी की, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ऐसा कुछ ऐड है ना, तो अगर कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर देगी, ठीक है। मशीन्स में कोई दिक्कत आई, अब जिस भी तरह की मशीन यूज करे वो भी इंश्योर्ड है, तो कोई दिक्कत आई तो कंपनीज पे कर देंगी। तो हर तरीके से हो ना अपना एक्स्ट्रा खर्चा बता के चलती है पहले ही उस चीज के ऊपर खर्चा करके। तो कई लोग ऐसे होते हैं, देयरफॉर इवन व्हेन इंश्योरेंस इज प्राइसी, अगर इंश्योरेंस महंगा भी है, पीपल विल स्टिल विश टू फुल्ली प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो लोग जो है अपने आप को फुल्ली प्रोटेक्ट करते हैं देमसेल्व्स अगेंस्ट फेवरेबल सिचुएशंस, फेवरेबल सिचुएशंस के अंदर, एज लॉन्ग एज द प्रीमियम इज एक्चुअली रीजनेबल। जब प्रीमियम क्या होता है, रीजनेबल होता है, मतलब रीजनेबल होता है तो सब करते ही करते हैं, लेकिन कई लोग इतने रिस्क अवर्स होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। यानी कि अपना इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, चाहे प्राइस, चाहे इकोनॉमी को दिक्कतें क्यों ना चल रही हो, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी वैल्यू है कि किसी भी तरह की दिक्कतें आई मेरी फैमिली को तो सबसे पहला सपोर्ट किसका होगा, इंश्योरेंस कंपनीज का ही होगा। अब आता है रिस्क अवर्जन एंड इट्स फंक्शन। अब रिस्क अवर्जन उसके फंक्शन क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्शन अमंग पीपल इज हाउ मच डेंजर दे आर विलिंग टू टेक ऑन। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब कितना कोई पीपल जो है रिस्क ले सकता है, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं, रिस्क अवर्जन कैपेसिटी बोलते हैं। कुछ लोग हाईली रिस्क अवर्जन होते हैं, मतलब क्या, जिनको रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो अपने आप को फुल्ली सिक्योर रखते हैं। कुछ रिस्क लविंग होते हैं, कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, है ना, आप ऐसे लोग भी देखे होंगे, क्या मतलब इंश्योरेंस से, ठीक है, ऐसे थोड़ा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और अगर हम नहीं रहे, ठीक है, या फिर फैमिली वाले भी कई बार कहते हैं, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचते ही हैं, फैमिली के कहते हैं भाई तू रहेगा तो उस पैसे क्या करेंगे, अरे भाई वो तो चलो ठीक है, वो तो एक अलग प्रॉब्लम है, आप उस मेंटली चीज से परेशान तो रहोगे। अगर मान लो मैं एक लॉजिक वाली बात करता हूँ, किसी की हेल्थ खराब हो गई, कई लोग क्या बोलते हैं कि हम उसका ध्यान रख लेंगे, ठीक है, लेकिन भाई वो पर्सन खुद भी फील करता है, कहीं ना कहीं फैमिली को भी धीरे धीरे फील हो जाता है कि वो जो पर्सन है वो फैमिली के ऊपर बोझ बन चुका है। अगर किसी के अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, क्यों, क्योंकि एक तो वो पर्सन कमा नहीं पा रहा, दूसरा लायबिलिटी बन चुका है फैमिली के ऊपर, तीसरा फाइनेंशियली भी सिक्योर नहीं था, जिसकी वजह से फाइनेंस भी अब किसी और को जनरेट करना पड़ रहा है उस फैमिली में, होता मजबूरी में कुछ और काम करना पड़े उनकी फैमिली के मेंबर्स को, ठीक है। और अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, एक तो डेथ की प्रॉब्लम, दूसरा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर वो अलग से दिक्कत देती है। तो इससे अच्छा क्या है कि आदमी सिर्फ एक तरह की प्रॉब्लम से बचे, क्योंकि वो चीज़ फिक्स नहीं है, वो एक अनसर्टेनिटी है, कभी भी किसी के साथ भी कुछ हो सकता है इस दुनिया में, ठीक है। तो उसको लेके जो है हम लोग क्या करते हैं, रिस्क अवर्स पीपल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने आप को इंश्योर रखते हैं कि एक प्रॉब्लम तो आएगी मेंटली, पर वो कुछ टाइम बाद लोग जो है ना उससे उबर जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आएगी ना वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, उससे निकलना बहुत जरूरी होगा। तो वही चीज यहाँ पे है, सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्शन अमंग पीपल इज हाउ मच डेंजर दे आर विलिंग टू टेक ऑन और हाउ मच रिस्क दे आर, तो कितना रिस्क ले सकते हैं। तो जो रिस्क लविंग पीपल है तो भाई बिल्कुल अपने आप को इंश्योर रखते हैं, जो होगा जब होगा तब की तब देखी जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अपने फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटी को पहले ही समझ लेते हैं और उस रिस्क से अपने को पहले ही इंश्योर कर लेते हैं कि कभी भी कुछ भी हुआ तो फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम ऐसे किसी में फैमिली में सुनते हैं कई बार कि किसी के साथ हेल्थ का कोई बहुत बड़ा इशू हो गया, उसके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उसकी पूरी सेविंग खत्म हो गई, एसेट्स बेचने पड़ गए या फिर किसी पर लोन लेना पड़ गया, तो कहीं ना कहीं वो जो है फाइनेंशियली जो है ना बहुत ज्यादा हालात जो है बिगड़ जाते हैं। तो वही सब चीजें यहाँ पे हैं। तो पीपल हु आर पर्टिकुलरली रिस्क अवर्स, तो वो पीपल जो रिस्क अवर्स है आर इंडिविजुअल्स हुज कंजप्शन हैज अ क्विकली डिक्लाइन, जिनका कंजप्शन जो है वो लगातार डिक्लाइन करता रहता है। मार्जिनल यूटिलिटी, तो मतलब वो कंजप्शन कम रख के भी इंश्योर रखते हैं अपने आप को, तो दे आर टेरिफाइड ऑफ देयर कंजप्शन डिक्लाइनिंग एंड आर विलिंग टू गिव अप समवन कंजप्शन इन गुड स्टेट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और वो
फिर भी अपने कंजप्शन का कुछ हिस्सा किसमें देते हैं, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, अगेंस्ट सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स इन कंजप्शन इन बैड स्टेट, ताकि वो अपने आप को एक बुरे हालात में भी, ठीक है, एक कंजप्शन की तरफ लेके जा सके, अपना इंश्योरेंस करवा पाए। तो ये था हमारा इंश्योरेंस का सिंपल टॉपिक इंट्रोडक्शनल वीडियो। यहाँ पे उम्मीद है आप लोगों को इंश्योरेंस का जो है ना बेसिक जो चीज़ें वो कवर हो चुकी हैं। आगे भी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं फर्स्ट चैप्टर के। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो अभी कुछ टॉपिक्स और बाकी हैं, उसके बाद जो कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स के लिए आप नोट्स ले सकते हैं। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट है, जब कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की आने वाली वीडियो में इसमें पूरी कोशिश करूँगा। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।